हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। देखो, ये हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो लेक्चर अब तक पढ़ा दिए गए होंगे वो बातें समझ में आ गई होगी। अगर विद्यार्थी को, किसी भी विद्यार्थी को अगर अब तक पढ़ाए गए लेक्चर में कोई डाउट है तो मैंने आपसे कहा है वो मुझसे पर्सनल चैट करके या व्हाट्सएप के द्वारा या कॉन्टैक्ट करके पूछ सकता है भाई, क्योंकि मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो ऑन टिप्स रहे। अधिकतर विद्यार्थियों की प्रॉब्लम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। समस्या का विषय केवल एक ही होता है कि उनका बेसिक कमज़ोर होता है। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंटों का जो बेसिक है वो कमज़ोर है। इसमें मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। आपका भी मोटिव बनता है कि अगर हमें कोई डाउट नहीं आता है तो हम सर से कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है भाई। उसमें फ़ायदा आपका है, मेरा नहीं है। क्लियर बात है? तो बिना बात किए हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, और उसमें अब मैं बार बार रिवाइज नहीं करूँगा क्योंकि इससे अपना टाइम कंज्यूम होता है। तो मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ। उसमें जो मैं बात कर रहा था वो बात कर रहा था इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, न्यूक्लियोफाइल के बारे में और फ्री रेडिकल के बारे में। वो बातें मैंने बता दिया आपको, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा और फ्री रेडिकल कौन सा होगा। फिर हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। ये बता दूँ आपको क्योंकि पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप इस बात को मान के चलिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, चाहे भले वो नीट के एग्जाम हो, चाहे जेडब्ल्यू के एग्जाम हो, चाहे केवीपीवाई के एग्जाम हो या ओलंपियाड के एग्जाम हो, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो वहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं जहां से बच्चा उन चीज़ों को अनटच करता है। यानी बिल्कुल बेसिक बात से इतना शानदार क्वेश्चन बनाया जाएगा कि आपको लगेगा ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। बाकी आपने पढ़ा हुआ सब होता है, बस टॉपिक रिलेटेड या टॉपिक के कॉन्सेप्ट की अप्रोच आपकी कैसी है, इस बात पे बात डिपेंड करती है। तो बिना बात के मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हम बात कर रहे थे किसके बारे में? बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। यानी मैं बात करूं हिंदी के अंदर तो बात कर रहे थे हम बंध विखंडन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? बंध विखंडन के बारे में। और मैंने आपसे कहा पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल दो ही टाइप के बॉन्ड क्लीवेज पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है आपका होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक, और एक आपका होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, और एक हो गया आपका होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, इसे बोलते हैं आप समांश विखंडन, इसे बोलते हैं आप विषमांश विखंडन। उसमें मैं बात जो कर रहा था वो बात कर रहा था होमोलाइटिक क्लीवेज के बारे में। यानी हम बात कर रहे थे होमोलाइटिक क्लीवेज के बारे में। यानी हम बात किसके बारे में कर रहे थे? हम बात कर रहे थे समांश विखंडन के बारे में। और मैंने आपसे एक बात कही कि समांश विखंडन कहाँ पाया जाएगा। मैंने आपसे कहा अगर जुड़ने वाले यानी जिस बंध का आप विखंडन करवा रहे हो, भाई मैंने आपसे कहा था कोई भी अभिक्रिया कब संपन्न होगी? जब उसमें से कुछ बंध टूटेंगे और कुछ बंध बनेंगे, जब तो उत्पाद का निर्माण होगा। तो अगर मान लो जिस बंध को आप तोड़ना चाहते हो उस बंध के दोनों परमाणु बिल्कुल समान है, अगर मान लो दोनों परमाणु बिल्कुल समान हो गए तो बताओ उन दोनों की विद्युतऋणता भी बिल्कुल समान होगी। जब परमाणु ही समान है तो बताओ दोनों की विद्युतऋणता भी समान होगी, बिल्कुल समान होगी। तो उस टाइम जो बंध विखंडन होगा वो बंध विखंडन कैसा होगा? होमोलाइटिक, यानी वहां पर पाया जाएगा समांश बंध विखंडन। या मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं बुक की लैंग्वेज की बात करूं तो वहां ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि समांश विखंडन उन कंपाउंडों में पाया जाता है या उस बंध में पाया जाएगा जिसमें परमाणु की विद्युतऋणता में अंतर या तो बिल्कुल नगण्य हो या नेग्लिजिबल अंतर हो, वहां पर पाए जाने वाला विखंडन कैसा होता है? समांश विखंडन। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु की विद्युतऋणता का अंतर जब ही बराबर होगा जब एटम ही बराबर हो जाए, या उनकी जो विद्युतऋणता का जो डिफरेंस है यानी जो उनकी विद्युतऋणता का जो अंतर है वो नगण्य हो, नेग्लिजिबल हो, तो वहां पर जो विखंडन पाया जाएगा वो विखंडन कैसा होगा भाई? समांश विखंडन। बात समझ रही है आपको? यानी मैं ये कह सकता हूं समांश विखंडन वहां पाया जाता है जहां परमाणु की जो विद्युतऋणता है या तो बिल्कुल समान होगी या विद्युतऋणता में बहुत कम क्या होगा? अंतर। उसमें मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, कौन सा? Cl वाला। मैंने कहा ये बंध है, एक बंध में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं कहूंगा एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब बताओ इसके अंदर बंध विखंडन कैसा होगा? देखो ये भी क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है, बताओ दोनों क्लोरीन समान है कि नहीं? तो बंध विखंडन होगा, आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास और आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास। और मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिशर हुक। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फिशर हुक, क्योंकि देने वाला साइंटिस्ट फिशर था। देने वाला साइंटिस्ट कौन था? फिशर। और ये हुक जैसे दिखते थे इसलिए ने क्या बोल दिया गया? फिशर हुक। और इस एरो को बोलते हैं हाफ एरो। क्या बोलते हैं इसे? हाफ एरो। अधिकतर विद्यार्थियों को तो यही पता नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि एरो कितने टाइप के होते हैं। ध्यान रखना है, ये कौन सा एरो है? हाफ एरो। हाफ एरो का मतलब क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? एक। और अगर मैं फुल एरो बना रहा हूं ऐसा, अगर मैं ऐसा एरो बना रहा हूं इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे जी? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्लियर बात है? तो आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास और आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, मतलब बन जाएगा ये।
Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, इसे बोलते हैं मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं इसे? मुक्त मूलक। या इंग्लिश में बोल सकते हो आप रेडिकल। क्या बोल सकते हैं इसे आप? रेडिकल। क्या बोलेंगे इसे आप? रेडिकल बोलेंगे। बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि आपने कौन सा विखंडन करवा दिया? समांश बंध विखंडन। बात समझ आ रही है आपको? लेकिन मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, और वो टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, कि मान लो ये आपके पास एल्कीन है आपके पास एल्कीन, तो मैंने आपसे कहा था जब भी आप मल्टीपल बॉन्ड की बात करते हो तो एक बंध तो होता है सिग्मा, और जो बच जाते हैं वो सारे के सारे बंध होते हैं पाई। कैसे बंध होते हैं? पाई। अभी मैं बता दूंगा आपको सिग्मा बंध और पाई बंध का मतलब क्या होता है, बता दिया जाएगा अभी आपको, ठीक है? अब देखो, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, बताओ दोनों परमाणु समान है कि नहीं? और जब दोनों परमाणु समान है तो पता है आपको बंध विखंडन कैसा होगा? समांश। और आपको पता है समांश बंध विखंडन में एक इलेक्ट्रॉन जाता है एक परमाणु के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन जाता है दूसरे परमाणु के पास, तो हाफ इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पर, हाफ इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पर। बताओ ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बस सिग्मा बंध थोड़ी तोड़ा है आपने कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया है? पाई। क्योंकि जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है, दुर्बल बंध होता है। पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? वीक, दुर्बल बंध होता है, क्योंकि ये बनता है समपार्श्विक अतिव्यापन से। बताऊंगा अभी मैं आपको ऑर्बिटल डायग्राम लेके कि पाई बंध कैसे बनता है, सिग्मा बंध कैसे बनता है। डोंट, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अभी बता दिया जाएगा आपको कि सिग्मा बंध तो क्या होता है, पाई बंध क्या होता है। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि जो पाई बंध होता है वो दुर्बल बंध होता है, तो सिग्मा पाई में कौन सा टूटेगा? पाई टूटेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पास। अब आप देखो यहाँ पे एक डिफरेंस देख लेना ताकि आपका डाउट ना रहे। देखिए इधर देखो आप, बताओ यहाँ पर ये Cl रेडिकल और ये Cl रेडिकल अलग अलग थे? अरे अलग अलग थे ना, एक Cl रेडिकल अलग हो गया और एक Cl रेडिकल अलग हो गया, तो इसे आप बोलोगे केवल रेडिकल। क्या बोलोगे इसे आप? केवल रेडिकल, क्योंकि दोनों रेडिकल अलग अलग हो चुके, यानी आपका कंपाउंड टूटकर अलग अलग हो गया, तो आप इसे बोलोगे रेडिकल। लेकिन आप यहाँ देखो ध्यान से, आपके जो रेडिकल आ रहे हैं, बताओ एक ही कंपाउंड में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अगर मान लो इस बंध को भी मैं तोड़ देता, अगर मान लो इस बॉन्ड को भी अगर मैं ब्रेक कर देता, तो बताओ दोनों रेडिकल अलग अलग होते ही नहीं होते। लेकिन मैं कह रहा हूं सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा भाई? पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। और अगर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पर, तो बताओ एक ही स्पीसीज में, एक ही कंपाउंड में बताओ कितने रेडिकल आ रहे हैं? दो, तो उसे बोलेंगे आप बाई रेडिकल। क्या बोलेंगे इसे आप? बाई रेडिकल। बाई रेडिकल का मतलब क्या है कि एक ही कंपाउंड में कितने रेडिकल आ रहे हैं? दो, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसे बोलोगे आप बाई रेडिकल। एक बार आया हुआ है नीट के एग्जाम में कि बताओ जब एल्कीन का होमोलाइटिक क्लीवेज कराया जाता है तो बनने वाले स्पीसीज का नाम क्या होगा? अब स्टूडेंट क्या करके आ जाएंगे? रेडिकल, जबकि आंसर क्या होगा? बाई रेडिकल। तो आप ये छोटी छोटी बातें अभी से देखना स्टार्ट कर दो ताकि आपको ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत ना आए भाई। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो आप, जोरदार वाली एक, अब सुनो ध्यान से बात। तो यहां तक की बात तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अगर मान लो ऐसा है C बॉन्ड H, यानी कार्बन बंध हाइड्रोजन, ये आपको मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ही क्या? कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिस्ट्री, तो आपको मैक्सिमम जगह ये देखने को मिलेगा। और आपको पता है कार्बन की विद्युलता कितनी होती है? 2.5, और हाइड्रोजन कितनी होती है? 2.1। तो बताओ विद्युलता का अंतर लगभग बराबर है कि नहीं? और अगर लगभग बराबर है तो आप कहोगे यहाँ पर क्लीवेज कैसा होगा? समान। तो आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास और आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, बताओ क्या बन जाएगा? कार्बन रेडिकल प्लस बन जाएगा हाइड्रोजन रेडिकल। अब इसे क्या तुम बाई रेडिकल बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे, क्योंकि आपने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। अगर ये एक ही कंपाउंड में होते तो आप कह सकते थे कि सर क्या बनेगा ये? बाई रेडिकल, लेकिन अलग अलग हो गए तो इन्हें आप बोलो, इसे क्या बोलोगे आप? इसे बोलोगे आप कार्बन रेडिकल और इसे क्या बोलोगे आप? हाइड्रोजन रेडिकल। क्लियर बात समझ आ रही है आपको? तो ये बात थी किसके बारे में? होमोलाइटिक क्लीवेज के बारे में। अब मैं ये बात तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी, अब नई बात सुनो आप ध्यान से, और उन बातों से क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं। कैसे बनते हैं देखो भाई कैसे बनते हैं। उसके बाद बात करूंगा मैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के बारे में, ठीक है? अब सुनो भाई ध्यान से। अभी अभी आपने कहा है कि सर आप ये कह रहे थे होमोलाइटिक क्लीवेज के बारे में, मेरी बात को सुनना ध्यान से आप। सर आप ये कह रहे थे कि होमोलाइटिक क्लीवेज जो है उसमें परमाणु बिल्कुल समान हो, या तो बिल्कुल समान हो या बहुत कम अंतर हो तो भी काम चल जाएगा। अब देखो मैंने ले लिया एक परमाणु A है और एक परमाणु A है, बताओ दोनों आइटम सेम सेम है कि नहीं? बिल्कुल सेम है। और आपको पता है एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, यानी एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है, उसे बोलते हैं आप कोवेलेंट बॉन्ड या हिंदी बोलते हैं सहसंयोजक बंध। क्लियर बात है? अब मेरी बात सुनो आप, अभी अभी आपने कहा है कि सर हम इस बंध को तोड़ेंगे। भाई बंध तोड़ोगे तब तो रेडिकल बनेगा, आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे, क्योंकि आप पढ़ी क्या रहे हो? क्लीवेज।
यानी विखंडन, बंधों का विखंडन, बंधों को तोड़ना सीख रहे हो। और आप ही कह रहे हो कि सर आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास और आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, और सर ये बन जाएगा ए रेडिकल बन जाएगा, साथ में फिर ए रेडिकल बन जाएगा। यही बात कर रहे हो आप। अब मेरी बात आप सुनो, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, सुनो मेरी बात ध्यान से, आप कौन से क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम के अंदर, आपसे पूछा जाएगा कि जो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है उसके लिए डेल्टा एच का मान, उसके लिए डेल्टा एच का मान होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होगा। ये बात पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कि जो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है उसके लिए डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, डेल्टा एच बराबर जीरो होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है, बता दूं आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आ रहा है, सर आप छोड़ो तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जो भी होगा, हमें तो यही पता नहीं है कि डेल्टा एच ही क्या होता है। सुनो भाई ध्यान से, डेल्टा एच होता है एंथैल्पी परिवर्तन। क्या होता है? ये थर्मोडायनेमिक्स है भाई, ये ऊष्मा गतिकी से लिया गया है। डेल्टा एच होता है एंथैल्पी परिवर्तन। क्या होता है? एंथैल्पी परिवर्तन। अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से, अगर डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है, तो ये बात आपने 10th के अंदर पढ़ी होगी, अगर डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है उसे बोलते हो आप ऊष्मा शोषी प्रक्रम। क्या बोलते हो उसे आप? ऊष्मा शोषी प्रक्रम। दिखाई दे रहा है आपको साफ साफ? नीचे लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। देखो ध्यान से मेरी बात, ये बात आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, अगर डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है उसे बोलते हो आप ऊष्मा शोषी प्रक्रम। पढ़ा होगा तो खूब 10th क्लास में चलता है। इस इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अगर डेल्टा एच का मान नेगेटिव है इसे बोलते हो आप ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम। क्या बोलते हो आप? ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अगर डेल्टा एच का मान जीरो है, इसका मतलब क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा जी। किस में होगा? इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था में। किस में होगा रे? साम्य अवस्था। ना तो ऊष्मा शोषी होगा ना ऊष्मा क्षेपी होगा, बिल्कुल इक्विलिब्रियम होगा, साम्य में होगा। तो डेल्टा एच का मान अगर पॉजिटिव है ऊष्मा शोषी होगा, नेगेटिव हो ऊष्मा क्षेपी होगा, और डेल्टा एच का मान जीरो है तो साम्य अवस्था में होगा। और आपने इस बात को खूब पढ़ा है कि दुनिया में प्रक्रम वही सही होते हैं जिनके लिए डेल्टा एच का मान क्या होता है? नेगेटिव। यानी जिनके लिए डेल्टा एच का मान क्या होता है? नेगेटिव। डेल्टा एच के मान का नेगेटिव होने से मतलब यह है कि सिस्टम अपनी ऊर्जा को विमुक्त करेगा। सिस्टम अपनी ऊर्जा को क्या करेगा? विमुक्त। अगर सिस्टम अपनी ऊर्जा को विमुक्त करेगा तो बताओ सिस्टम की एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी? अरे भाई बात सुनो ध्यान से आप, मैं आपसे कह रहा हूं कि डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होता है उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी। इसका मतलब क्या होता है? जो आपके पास सिस्टम है वो सिस्टम ऊर्जा को क्या करेगा? अवशोषित करेगा, अपने अंदर ऊर्जा को लेगा। डेल्टा एच का मान नेगेटिव क्या है? ऊष्मा क्षेपी, मतलब एक्सो। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, बाहर करना। किसको बाहर करना? एनर्जी को बाहर करना। एंडो का मतलब होता है एंटर, किसकी एंट्री? एनर्जी की एंट्री। तो ऊर्जा एक बार अंदर लेगा, किसके अंदर? शोषी में। और ऊष्मा क्षेपी में ऊर्जा क्या कर देगा? बाहर। और आपको पता है, आपने पढ़ा है एनर्जी स्टेबिलिटी में संबंध उल्टा होता है। अगर सिस्टम ऊर्जा को बाहर करेगा बताओ सिस्टम की ऊर्जा कम होगी कि नहीं होगी? तो बताओ उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? और आपको पता है दुनिया में केवल वही प्रक्रमलाव होते हैं जिनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। तो मैं कहूंगा बताओ डेल्टा एच का मान नेगेटिव होना अच्छा है कि डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होना अच्छा है? कौन सा मान अच्छा होना चाहिए? डेल्टा एच का मान नेगेटिव। अगर डेल्टा एच का मान नेगेटिव आ रहा है तो आप ये बात समझ लेना कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट क्या होगा? स्टेबल, क्योंकि सिस्टम की ऊर्जा कम हो जाएगी। और अगर सिस्टम की ऊर्जा कम हो जाएगी तो बताओ उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? ये बात तो मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताई थी कि एनर्जी में और स्टेबिलिटी में संबंध कैसा होता है? उल्टा। अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से, आप इस बंध को तोड़ रहे हो कि जोड़ रहे हो? आप इस बंध को तोड़ रहे हो, और बंध को तोड़ने में बताओ ऊर्जा दोगे या लोगे? भाई अगर मान लो आपके सामने इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ है तो उसको तोड़ने में ऊर्जा आपको मिलेगी, आप उसको दोगे? भाई आपको अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। आप चाहे उसे आप वर्क के रूप में कर दो चाहे एनर्जी के रूप में कर दो, लेकिन एनर्जी तो आपको खर्च करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपको इतना बड़ा पत्थर तोड़ना है। तो मैं कहूँगा आपको ऊपर से ऊर्जा लगानी पड़ेगी। यानी आप सिस्टम को ऊर्जा दे रहे हो, सिस्टम को ना आपका पत्थर, और आप दे रहे हो उसे एनर्जी। तो बताओ सिस्टम ने ऊर्जा ली, और अगर सिस्टम ने ऊर्जा ली तो बताओ डेल्टा एच का मान क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा? तो बताओ आप जो इस बॉन्ड का क्लीवेज करा रहे हो इसके लिए डेल्टा एच का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा या नन ऑफ दी जो? तो आप कह दोगे सर डेल्टा एच का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि सर हम बंध का विखंडन करवा रहे हैं। और दुनिया जानती है जब जब बंध टूटेगा
जब जब आप बंद का विखंडन कराओगे तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जब ऊर्जा दे दी जाती है तो डेल्टा एच का मान क्या होता है? पॉजिटिव। यानी मैं कहूंगा प्रोसेस कैसा हो जाएगा, ये प्रोसेस हो जाएगा ऊष्मा शोषी। कैसा हो जाएगा? ऊष्मा शोषी। यानी आपको ये बात समझ में आ गई कि जो समांश विखंडन होता है उसके लिए डेल्टा एच का मान क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, दुनिया में अगर कहीं पर भी अगर आपने बंद तोड़े हैं तो समझना डेल्टा एच का मान क्या होगा? पॉजिटिव। क्योंकि आपको पता है बंद तोड़ने में आप ऊर्जा खर्च करते हो, मतलब आप उस सिस्टम को ऊर्जा देते हो, और सिस्टम अगर ऊर्जा लेता है तो डेल्टा एच का मान क्या हो जाता है? पॉजिटिव। उस प्रक्रम को बोलते हैं ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक प्रोसेस। बात समझ आई? तो आपसे पूछ लिया जाए बताओ होमोलाइटिक क्लीवेज ऊष्मा शोषी होगा, छेपी होगा, कोई नहीं होगा, जो भी है, तो आप दे देना आंसर कौन सा आएगा? ऊष्मा शोषी। यानी डेल्टा एच का मान क्या जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि आप सिस्टम को ऊर्जा दोगे। बात समझ रही है आपको? क्लियर है? फिर आप कहोगे सर डेल्टा एच का मान नेगेटिव कैसे होता है? सर आप ये कहते हो कि सिस्टम स्टेबल हो गया, क्या ये बंद तोड़ने के बाद सिस्टम स्टेबल हो गया? नहीं, ये आपने स्टेबल नहीं बनाया है, बस यही तो कमी होती है विद्यार्थी, ये स्टेबल नहीं है भाई। ये जो आप बनाते हो ना मुक्त मूलक, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कैटायन, एनायन, ये स्टेबल नहीं है। अगर ये स्टेबल हो जाते, अगर ये स्टेबल हो जाते तो बताओ, स्टेबल हो जाते तो मतलब ऊर्जा क्या हो जाती? कम, मतलब डेल्टा एच का मान क्या हो जाता? नेगेटिव। लेकिन आपने डेल्टा एच का मान क्या लिखा है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ ये जो बनने वाले हैं ना, ये बनने वाले, इन्हें बोलते हैं मध्यवर्ती। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें बोलते हैं मध्यवर्ती। ये कोई उत्पाद नहीं है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये बीच में बन रहे हैं जो स्टेबल नहीं है। अगर स्टेबल यही हो जाते, बताओ क्या प्रोडक्ट बनने की आवश्यकता पड़ती? क्या प्रोडक्ट बनता ही क्यों? अगर बीच वाला बनने वाला स्टेबल हो जाता। ये स्टेबल नहीं है, तो मैं कहूँगा मान लो स्टेबल होता, अगर ये स्टेबल होता तो डेल्टा एच का मान नेगेटिव आता, लेकिन ये तो अनस्टेबल है और आप बंद को तोड़ रहे हो तो डेल्टा एच का मान क्या जाएगा? पॉजिटिव। तो मैं आपसे केवल एक बात कहूँगा, जहाँ भी अगर आप बंद तोड़ने की बात कर रहे हो ना, तो आप डेल्टा एच का मान क्या लिख दोगे? पॉजिटिव। क्योंकि जहाँ भी बंद विखंडन होता है डेल्टा एच का मान क्या जाता है? पॉजिटिव। बात क्लियर है? पास में आ गई? तो ये बातें हैं किसके बारे में? किसके बारे में बातें कर रहा हूँ? ये बातें कर रहा हूँ मैं होमोलाइटिक क्लीवेज के बारे में। अब मैं बात करता हूँ किसके बारे में? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के बारे में। तो एक बात तो आपको पता लग गई होगी, सर उसके लिए भी डेल्टा एच का मान क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि बंद विखंडन तो वहां पर भी होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अगर मैं बात करूं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के बारे में, अगर मैं बात करूं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के बारे में, जिसे आप क्या बोलते हैं हिंदी में? विषमांश विखंडन। विषमांश विखंडन। तो आप कहोगे सर यहाँ पर भी विखंडन करवा रहे हो आप, बंद तो आप यहाँ पर भी तोड़ रहे हो, तो इसके लिए भी डेल्टा एच का मान क्या आएगा? पॉजिटिव। तो मैं ये बात तो पहले ही कह रहा हूँ आपसे कि बंद विखंडन आप जहां भी करवाओगे वहां डेल्टा एच का मान क्या आएगा? पॉजिटिव। यूनिवर्सल बात है, परमानेंट लागू होगी, कहीं चेंज नहीं होगी। बात समझिए आपको? देखो जी, अब सर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है? तो आपको परिभाषा से पता लग जाएगा, है ना। जब बंधित परमाणु की, जब बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर, जब बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर अधिक होता है, अंतर अधिक होता है, तो उसमें पाए जाने वाला विखंडन, पाए जाने वाला विखंडन कैसा होता है? विषमांश विखंडन। विषमांश विखंडन होता है। इसका मतलब क्या होगा? आपने वहां पर ये कहा था कि सर या तो दोनों परमाणु समान हो या दोनों परमाणु की विद्युतता में अंतर क्या हो? नगण्य हो, नेग्लिजिबल हो। तो वहां पर जो विखंडन पाया जाएगा उसे बोलेंगे आप समांश विखंडन, और वहां पर जो बनने वाली स्पीसीज होती है उसे बोलते हैं आप मुक्त मूलक। क्लियर बात थी? लेकिन मैं यह कह रहा हूं आपसे कि जो बंधित परमाणु है उसकी विद्युतता में अंतर ज्यादा है, मतलब क्या? डिफरेंस बढ़ गया, डिफरेंस बढ़ गया। और अगर डिफरेंस बढ़ गया तो वहां पर जो क्लीवेज पाया जाएगा उसे बोलोगे आप हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। क्या बोलोगे आप उसे? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल देखो, उससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूं, यह आपका मान लो O बंद H, ये O है, ऑक्सीजन है, और ये है H, हाइड्रोजन। आपको पता है, मैंने लिखा है टेबल में, ऑक्सीजन की विद्युतता कितनी होती है? 3.5। हाइड्रोजन कितनी होती है? 2.1। होती नहीं होती? अब देखो आप बताओ डिफरेंस ज्यादा है कि नहीं? इन दोनों की विद्युतताओं में डिफरेंस ज्यादा है। तो बताओ ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन है, दो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठे हुए हैं, बताओ किधर ट्रांसफर होंगे? वो O की तरफ होंगे कि H की तरफ होंगे? तो आपको पता है बंद के इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर होते हैं? जहां पर विद्युतता का मान क्या होता है? ज्यादा। तो मैं कहूंगा बताओ इन इलेक्ट्रॉनों को कौन रख पाएगा अपने पास? O रख पाएगा कि H रख पाएगा? O रख पाएगा, क्योंकि O की जो विद्युतता है
वो हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा। जिसकी विद्युतता ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन वहां शिफ्ट करेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ाया था आपको विद्युतता क्या होती है, बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता, यानी बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है, उस पावर को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या इसे हिंदी में बोलते हैं आप वैद्युत ऋणता। अब जिसकी पावर ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन वहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो दिख रहा है आपको, इसकी विद्युतता 3.5 है, इसकी 2.1 है। तो बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन है दो, बताओ किधर शिफ्ट होंगे, ओ की तरफ। तो बताओ ओ पे चार्ज नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, और एच पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है। बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन है दो के दो, ये दो के दो इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ओ। तो बताओ क्या बनेगा, ओ पे चार्ज क्या जाएगा, नेगेटिव, और एच पे चार्ज क्या जाएगा, पॉजिटिव। एच पे चार्ज पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन भी ले गया हो, तो क्योंकि मैंने कहा था ये जो इलेक्ट्रॉन बंद बनता है ये इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो है हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, लेकिन ये दो के दो इलेक्ट्रॉन कौन लेके भाग गया, ओ। तो बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी हुई कि नहीं, तो इसे बोलोगे आप H+, इसे बोलोगे आप O-। मैं कहूंगा यहां पर क्या बन गया, इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, एनायन, और यहां क्या बन गया, कैटायन। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है, जब भी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है तो दो स्पीसीज बनती है, एक तो बनती है कैटायन और एक बनता है एनायन। लेकिन जब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो केवल एक ही स्पीसीज बनती है, उसका नाम क्या होता है, रेडिकल। फिर रेडिकल मुक्त मूलक। के लिए बात समझ रही है आपको। अब दूसरा एग्जांपल ले लो आप, जैसे मान लो आपने लिया CH3Cl, CH3Cl ले लिया, ये आपका कार्बन है और ये आपका है क्लोरीन। कार्बन कितनी होती है 2.5, Cl कितनी होती है 3.0, कितनी होती है, दिख रहा है आपको। बताओ विद्युतता किसकी है, Cl की। तो यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है बताओ किधर ट्रांसफर होंगे, Cl की तरफ ट्रांसफर होंगे, CH कार्बन की तरफ ट्रांसफर होंगे, वो ट्रांसफर होंगे Cl की तरफ, क्योंकि Cl की विद्युतता क्या है, ज्यादा। तो बताओ दो के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। अब आप देखो ध्यान से, मैं कौन सा एरो लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं फुल एरो। कौन सा एरो लगा रहा हूं जी, मैं लगा रहा हूं फुल एरो, क्योंकि मैं कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा रहा हूं, मैं करवा रहा हूं 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक के अंदर, कि हम कौन सा एरो लगा रहे हैं। हम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा रहे हैं, इसलिए हम कौन सा एरो लगाएंगे, फुल एरो। तो बताओ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, क्योंकि Cl की विद्युतता कार्बन की तुलना में क्या है, ज्यादा। क्या बन जाएगा, देखो आप, इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस और इस पे चार्ज क्या जाएगा, माइनस। मैं कहूंगा आप कहीं पर भी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कराओ, आपको 2 स्पीसीज मिलेंगी, एक का नाम होगा कैटायन और एक का नाम क्या होगा, एनायन। और एक बात सुनो, इसके लिए डेल्टा H का मान क्या हो जाएगा, इसके लिए भी पॉजिटिव, क्योंकि बंद तो आप तोड़ ही रहे हो, और अगर आप बंद तोड़ रहे हो तो इसके लिए भी एंथैल्पी का मान क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसके लिए भी क्या आएगा, क्योंकि आप बॉन्ड क्लीवेज यहां भी करवा रहे हो, और अगर आप बॉन्ड क्लीवेज करा रहे हो तो इसके लिए भी एंथैल्पी का मान क्या आ जाएगा, डेल्टा H का मान क्या आ जाएगा, इसके लिए मान आ जाएगा पॉजिटिव। यानी आपको बात समझ में आ गई कि होमोलाइटिक विखंडन क्या होता है और हेट्रोलाइटिक विखंडन क्या होता है। बात समझ रही है आपको। यानी अगर दोनों परमाणुओं की विद्युतता में अंतर ज्यादा है तो आप विखंडन करवा दोगे, और अगर कम है तो आप विखंडन करा दोगे कौन सा, समान से, जिसे आप बोलते हो होमोलाइटिक क्लीवेज। अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से, और आपको बात पता लग जाएगी। मैंने पहले कहा था छोटी छोटी अगर बातें आप ध्यान में रखोगे तो फिर ऑर्गेनिक को सीखना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्लियर बात है। अब देखो ध्यान से, मान लो आपसे कहा गया आपके पास ये कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, वैसे इसे कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं, फिलहाल अभी आप देखो C डबल बॉन्ड O है, यानी ये आपका कार्बन है और ये है आपका ऑक्सीजन। मैंने कहा था जब भी मल्टीपल बॉन्ड आता है तो एक बंद होता है सिग्मा, और बाकी जो बंद बच जाते हैं उन्हें बोलते हो आप पाई। क्या बोलते हो आप उसे, पाई। और मैंने आपसे कहा है कि पाई बंद कैसा बंद होता है, दुर्बल बंद होता है। कैसा होता है बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। पाई बंद कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। अब आपको पता है कार्बन की कितनी होती है विद्युतता, 2.5, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी होती है, 3.5, कितनी होती है ऑक्सीजन की, 3.5, कार्बन की 2.5। बताओ इन दोनों में दोनों परमाणु अलग अलग हैं कि समान है, सर दोनों परमाणु अलग अलग हैं। अगर दोनों परमाणु अलग अलग हैं तो विखंडन कैसा होगा, विषमांश होगा साहब। अब विषमांश में जो ये पाई बंद टूटेगा, तो बताओ इस बंद में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बंद में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे आप ये बताओ ये 2 इलेक्ट्रॉन O के ऊपर जाएंगे, कार्बन के ऊपर जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि मैंने आपसे कहा, क्या कहा था, जिसकी विद्युतता ज्यादा होती है बंद के इलेक्ट्रॉन वहां पर ट्रांसफर हो जाते हैं। बताओ इस बंद के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस बंद के, कौन से बंद के, पाई बंद के, इस बंद के जो 2 इलेक्ट्रॉन है बताओ पूरे के पूरे ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे नहीं जाएंगे। वो फुल एरो लगा दिया, क्योंकि 2 के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ऑक्सीजन के ऊपर। तो मुझे बताओ क्या बनेगा भाई, ये बॉन्ड तो ऐसे कैसे हैं, ऊपर वाला बॉन्ड ऐसे कैसे है, O ऐसे कैसे है। बताओ यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कि नहीं, किसके पास होगी इलेक्ट्रॉन कमी, कार्बन के पास। तो बताओ कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, प्लस। अब O के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस। देखो आप, क्या आपको कैटायन एनायन दिखता है,
अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जब इस C डबल बॉन्ड O का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज किया जाता है तो बनने वाली स्पीसीज का नाम होगा। अब बच्चे क्या करेंगे, कैटायन एनाइल लिख देंगे, जबकि आप देखो वहां पर जो कैटायन एनाइल बन रहे थे वो अलग अलग बन रहे थे, लेकिन आप यहां देखो ध्यान से, आपका जो कैटायन एनायन है बताओ वो एक ही कंपाउंड में है कि नहीं। तो जब एक ही कंपाउंड में दो साइट होती है, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, उसे बोलते हैं बाईपोलर आयन। क्या बोलते हैं उसे, बाई मतलब दो, पोलर यानी ध्रुवीय, बाईपोलर आयन। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं बाईपोलर आयन, या आप कह सकते हो द्विध्रुवीय आयन, जिसके पास दो पोल है, प्लस वाला पोल भी है और माइनस वाला पोल भी है, यानी माइनस को भी अट्रैक्ट कर सकता है और ये प्लस को भी अट्रैक्ट कर सकता है। ध्यान रखना, अगर आप इसका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कराओगे तो बनने वाली स्पीसीज का नाम क्या हो जाएगा, बाईपोलर आयन। कैटायन एनायन नहीं होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, बाईपोलर आयन। जैसे वहां पर आपने क्या बोला था, बाई रेडिकल, तो आप यहाँ क्या बोलोगे, बाईपोलर आयन। ये भी आया हुआ है एग्जाम में कि बताओ बनने वाली स्पीसीज का नाम क्या होगा, क्या नाम होगा भाई, बाईपोलर आयन। और डेल्टा एच का मान क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि आप बंद तोड़ ही रहे हो और बंद तोड़ने में आप ऊर्जा खर्च करते हो, इसलिए आप कहोगे इसके लिए डेल्टा एच का मान क्या आ जाएगा, इसके लिए भी पॉजिटिव है। कहानी क्लियर है, बात समझ आ गई आपको। तो अब मुझे आप बताना, मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप मुझे व्हाट्सएप बताइएगा उस बात का कि इसके अंदर पाए जाने वाला विखंडन कौन सा होगा, होमोलाइटिक होगा या हेट्रोलाइटिक होगा। ये बात तो आप नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर। मुझे आप केवल व्हाट्सएप पे इस चीज का आंसर दे दीजिएगा, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये CH3OOCH3, ठीक है, लिख दिया। इसके इस बॉन्ड के नीचे लिख रहा हूं मैं A, और इसके लिए लिख रहा हूं नीचे मैं B। इस बॉन्ड के लिए क्या लिख रहा हूं, B, इसके लिए लिख रहा हूं A। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, बता दीजिएगा आप। A जो है, A में क्लीवेज होगा हेट्रोलाइटिक और B में क्लीवेज होगा होमोलाइटिक। ये सीक्वेंस में, ये A के लिए कह रहा हूं, ये B के लिए कह रहा हूं, ठीक है। फिर मैं बहरहाल दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ये पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन आपके पास है, इसमें होगा होमोलाइटिक, इसमें होगा हेट्रोलाइटिक। सोच के बता दीजिएगा आप कि कौन सा विखंडन होगा। इन दोनों में हो जाएगा होमोलाइटिक, दोनों में ही होमोलाइटिक हो जाएगा, या दोनों में ही हेट्रोलाइटिक हो जाएगा, दोनों में ही क्या हो जाएगा, हेट्रोलाइटिक। आप बताना मुझे व्हाट्सएप के द्वारा कि ये जो पहला बंद है जिसे मैंने बोला है A बॉन्ड, इसे क्या बोल दिया मैंने, A, इसे बोल दिया B, यानी इस बॉन्ड को बोल रहा हूं B, इस बॉन्ड को बोल रहा हूं A। तो A में कौन सा क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक होगा, हेट्रोलाइटिक होगा, दोनों ही होमोलाइटिक होंगे, दोनों ही हेट्रोलाइटिक होंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो बता दीजिएगा, सोच के बताना लेकिन ध्यान से कि इसमें पाए जाने वाला विखंडन कैसा होगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की कुछ बात तो याद हो कि हम कॉन्सेप्ट सीख के कुछ उसके ऊपर अप्लाई भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। क्लियर बात है। बाकी एक बात मैंने आपको बताई थी कि बंद विखंडन चाहे होमोलाइटिक हो चाहे हेट्रोलाइटिक हो, डेल्टा एच का मान क्या होगा, पॉजिटिव। तो वो क्वेश्चन लिखवाने की आवश्यकता है नहीं कि डेल्टा एच का मान क्या होगा, उसके लिए पॉजिटिव होगा। तो ये बात थी, तो ये क्वेश्चन मुझे बता देना आप, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है भाई, HW है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। बता दीजिए मुझे आप कि इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में डिफरेंस क्या होगा, दोनों बॉन्ड समान होंगे या दोनों का क्लीवेज अलग अलग होगा। क्लियर बात है, बता देना आप ये, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं उन इंपॉर्टेंट फैक्टरों के बारे में जिनकी हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इतनी भयंकर आवश्यकता पड़ने वाली है उन टॉपिकों के बारे में हमें, क्योंकि ये मान के चलो आप कोई सी एग्जाम, नीट की बात कर लूँ मैं, नीट के एग्जाम में 45 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री, 45 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन का टारगेट होता है। 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से, 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से और 15 क्वेश्चन आएंगे अपने फिजिकल से। ये फिजिकल से आएंगे, ऑर्गेनिक से आएंगे, इनऑर्गेनिक से आएंगे। यानी आपकी जो ऑर्गेनिक आती है, आपकी जो ऑर्गेनिक आती है 15 नंबर की, उस 15 नंबर की ऑर्गेनिक में से 4 क्वेश्चन, कम से कम 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे जीओसी। 15 क्वेश्चनों में से 4 क्वेश्चन जीओसी पे आते ही आते हैं, ये बात पक्की है। जीओसी से 4 क्वेश्चन देगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इसका मतलब 16 या 17 नंबर का मटेरियल, 16 या 15 नंबर का मटेरियल आपको ये जीओसी देके जाएगा। तो आप इन 4 क्वेश्चनों के ऊपर मेहनत कीजिए तरीके से। और बात मेहनत की नहीं होती, बात कॉन्सेप्ट सीखने की होती है कि आपके कॉन्सेप्ट की अप्रोच कितनी अच्छी है। बात मेरी आपको, तो मैं इन्हीं 15 क्वेश्चन के ऊपर वर्क कर रहा हूँ फिलहाल, ताकि आपका जीओसी वाला पोर्शन है काफ़ी अच्छा हो जाए। और एक बार अगर आपकी जीओसी अच्छी हो गई तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे मोल में नहीं आई थी वैसे यहाँ नहीं आएगी। तो मैं बताऊंगा उन फैक्टरों के बारे में आपको जिनकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और अधिकतर विद्यार्थी उन्हीं कॉन्सेप्ट में मात खा जाता है, लेकिन मेरे विद्यार्थी इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल मात नहीं खाएंगे। तो आप डाल देना, हेडिंग डाल के छोड़ देना आप, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं कंपाउंडों के अंदर, उसकी बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हमें देखेंगे कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है और उनकी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनका क्या क्या एप्लीकेशन है, यानी उनके क्या क्या उपयोग है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आज के लिए इतना ही। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन आप मुझे भेजेंगे ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि मैं 12th की जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा तो फिर आपको कतई दिक्कत ना आएगी अगर आपको ये बातें याद हैं तो। क्लियर बात है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।